वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय केमिस्ट्री चैनल कुकू केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट मीन्स विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या अर्थ है बच्चों? जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी जो प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे हमने क्लास 11th में भी चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ से मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम कैसे हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 3 तत्व है हमारे पास A, B, C, जिसमें से A तत्व का मानक अपचयन विभव मान लीजिए 1 है, B तत्व का 2 है और C तत्व का मानक अपचयन विभव कितना है? 3 है। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? A से ज्यादा B और B से ज्यादा C। तो यही क्या बनेगी? इनकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आती है तत्व की बात। जैसे बाय एग्जाम्पल हम कॉपर की बात करें और एक बात करें जिंक की। तो बच्चों, कॉपर का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है +0.34 वोल्ट, जबकि जिंक का जो मानक अपचयन विभव होता है वो -0.76 वोल्ट। अब आप मुझे बताइए, हमने कहा मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखने पर इसमें ज्यादा मान किसका है? कॉपर का। कम किसका है? जिंक का। तो इसका मतलब जिंक कम पर है और कॉपर ज्यादा पर है, तो बढ़ता क्रम क्या होगा? पहले कम वाला और फिर ज्यादा वाला। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए हम इसकी श्रेणी को लिख लेते हैं। आखिर श्रेणी बनती क्या है? देखिए यहाँ से हमने श्रेणी को लिखने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम यहाँ से करते हैं। ली का बा का ना मांगे। क्या लिखी मैंने ट्रिक? ली का बा का ना मांगे। देखो ट्रिक भी मैं लिख देती हूँ साथ साथ। ली का बा का ना मांगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अभी इसके आगे भी है, देखिए आगे। अल मंजन कर। ठीक है, मैंने क्या बोला? अल मंजन कर। क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ से इसके बाद अपन जब लिख रहे हैं, मैं इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ, बाकी श्रेणी जो आती है वो कहाँ आती है? कॉन्टिन्यूअसली आती है। अल मन जन कर। देखो मैंने क्या लिखा है? इसको लिख रहे हैं हम अल, इसको मन, इसको जन और इसको कर। अल मंजन कर। अगर मैं इसी के नीचे लिखते जाती तो मैंगनीज के नीचे ही आता जिंक, लेकिन मैंने क्या करा? इसके नीचे ना लिख के मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, आगे क्या है ट्रिक में? फिर कैद को नहीं संत प्रभु। ये इसके आगे की ट्रिक है। क्या होगा इसका? देखते हैं हम यहाँ से। फिर देखिए कैद आगे क्या आएगा? को नहीं संत प्रभु। ठीक है, हम टुकड़ों में इसलिए लिख रहे हैं ताकि बच्चों लर्न हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंगनीज के आगे ही बात होगी जिंक क्रोमियम की। ये सीरीज आगे टूटती नहीं है। ठीक है, आगे क्या आता है इसके बाद बच्चों आता है हाइड्रोजन। क्या आता है बच्चों इसके बाद? हाइड्रोजन, जिसको हमने कैसे लिख लिया? H के रूप में लिख लिया। ठीक है, आगे अपनी जो सीरीज बनती है इसको हम क्या लिखते हैं? छापा। CHAP। ठीक है, छापा मैंने क्यों लिखा? यहाँ बीच में देखो, इसको याद करने के लिए तो कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है, ये प्लैटिनम है और ये क्या है? गोल्ड है। ठीक है, बीच में क्या आएगा? यहाँ आएगा I2। ठीक है, बीच में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? यहाँ आएगा अपना Br2, फिर आएगा Cl2 और लास्ट में क्या आता है? F। ये अपनी जो है यहाँ से इसको याद कर लेते हैं अपन। CHAPA। छापा। क्या याद करोगे? छापा। देखो CHAP। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको कंटिन्यू सीरीज मिल रही है। देखिए यहाँ से दोबारा मैं बताती हूँ। ली का बा का ना मांगे, अभी मैंने दिखाया था आपको। चलिए यहाँ से मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ से अब ये ली का बा का ना मांगे, यहाँ से यहाँ तक की जो हमने लिखी है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का लिखा हमने, ली का बा का ना मांगे। ये देखिए मैंने इसको बड़े में लिख दिया, ली का बा का ना मांगे। क्लियर? उसके बाद क्या है? अल मन जन कर। ये देखिए अल मन
जन कर, मतलब ये तो होगी अपनी ट्रिक। और यहाँ से मैंने क्या लिख दी, कंटिन्यू सीरीज लिख दी। समझ में आ रहा है आपको। फिर उसके बाद क्या है, अपनी ट्रिक क्या थी, फिर कैद को नहीं संत प्रभु। अब ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है फिर कैद को नहीं, ये देखिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे करते हैं पेज को, तो देखिए यहाँ से फिर क्या आ रहा है, फिर कैद को नहीं संत प्रभु। क्लियर हो गया। मैं कहने का अर्थ क्या है कि सीरीज कैसी चलती है, कंटिन्यू चलती है। अपने पास स्क्रीन पर पूरी सीरीज नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने इसको देखिए पेज को आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ट्रिक कैसी चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है। इसके बाद हाइड्रोजन लिखा था, यहाँ पर भी देखिए ये हाइड्रोजन लिख दिया बीच में। इसके बाद छापा, छापा देखिए कैसे बन रहा है इसमें छापा, वापस से बता देती हूँ आपको। ये देखिए C, फिर ये H, फिर ये A, फिर ये P और ये A, बन गया छापा। ये देखिए CHAPA। क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन जहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये हाइड्रोजन आ रहा है अपना, ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, इसका हमने स्वेच्छा से कितना माना हुआ है, 0। हमने यहाँ से क्या मान लिया, 0। चलो हम यहाँ भी साथ साथ लिख दें, कितना मान लिया हमने यहाँ से, 0। अब इस पूरी सारणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जितना भी हाइड्रोजन से क्या है ऊपर। अब देखो मैं दोनों सीरीज एक साथ 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 इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बाकी जो सीरीज है ये पूरी कैसी आएगी, केवल एक ही लाइन में आएगी। ये सब हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। लीका बाका ना मांगे अलमंजन कर, फिर कैद को नहीं संत प्रभु। इसका मतलब इससे ऊपर की जो वैल्यू होंगी वो सारी किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। जबकि हाइड्रोजन के बाद का जो अपना पूरा आएगा, हाइड्रोजन के बाद का देखिएगा आप पूरा कहाँ है अपने पास, हाइड्रोजन के बाद का ये जो पूरा पार्टीशन आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। हाइड्रोजन से ऊपर की सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव, और इसकी सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। किसकी, मानक अपचयन विभव की। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से अब मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन जहाँ हिट करेगा उस सारी वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव। इट मीन्स लिथियम की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -3.05। कैसे लिखेंगे मानक अपचयन विभव को, देखिए -3.05 लिख दिया हमने। इसके बाद का जो पोटेशियम की वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारी, वो आती है -2.93। घबराइएगा मत, सारी वैल्यू हमें याद नहीं करनी है। तो हमें समझ में आया यहाँ से मानक अपचयन विभव का मतलब क्या है, यहाँ से वो मैं लिख के बता देती हूँ। जैसे लिथियम के लिए आप क्या लिख सकते हो, E0, ये मानक और ये विभव। अपचयन मतलब लिथियम प्लस से लिथियम का बनना, इसकी वैल्यू कितनी है, -3.05। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। आगे इसी तरह से हाइड्रोजन के ऊपर वाली, इसका मतलब ये सारी वैल्यू इसी तरह से क्या आएंगे बच्चों, ये मानक अपचयन विभव कैसा आएगा, इनका नेगेटिव आएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगा, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर का मतलब Pb तक, यहाँ तक क्या आएगा, नेगेटिव। जिसमें आपको जिंक का याद होना चाहिए बच्चों, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। कितना होगा, -0.76 वोल्ट। अब बात किसकी आती है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना आएगा, 0। इसके बाद कॉपर का हमें याद होना चाहिए, वो होता है +0.34 वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में बात कर ले, सीरीज में सबसे लास्ट में कौन आता है, F2 आता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, +2.87 वोल्ट होती है। इसका मतलब ये हो गया, इस श्रेणी का मतलब क्या है। देखो बच्चों, श्रेणी जो है वो अपनी एक कागज पे पूरी नहीं आ रही है, ऊपर से नीचे तक में एक स्क्रीन में, इसीलिए हमको बार बार में ऊपर नीचे करना पड़ रहा है कागज को। देखिए अब यहाँ से हम बता दें आपको, जैसे जैसे सारणी में नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वैल्यू ये क्या होती है, बढ़ने लगती है। -3 से -2 ज्यादा, -3 ज्यादा, -2 ज्यादा है, -3 कम है, -2 ज्यादा है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव बढ़ता है। ठीक है बच्चों, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। उससे होगा क्या बच्चों, ऊपर से नीचे आने मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, और नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। क्या करेंगे, नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। ये क्लियर हो गया हमारे पास। नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना घटेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम और मैंगनीज में जाए तो ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम, नीचे कौन है, मैंगनीज।
मैग्नीज। तो ऊपर वाले की प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होगी और नीचे वाले की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी। नीचे जाने पर यहाँ आप देखो क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात नीचे वाले की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होगी जबकि ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं नोट डाल के, वाले तत्व की श्रेणी में जो दो तत्व, हम कम से कम दो तत्व तो लेंगे, तो दो तत्व जो लेंगे वो एक तत्व ऊपर होगा और एक तत्व नीचे। जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम मैग्नीज लिया तो एल्यूमिनियम ऊपर रहेगा, मैग्नीज नीचे। मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम मैग्नीज ना लेके आपने क्या लिया, जिंक और मैग्नीज लिया। अब इसमें क्या हुआ, मैग्नीज ऊपर और जिंक नीचे। इट मीन्स मैग्नीज इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तथा जिंक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऊपर वाला तत्व इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागता है। ऊपर वाला ऊपर वाला तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि नीचे वाला तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर हुई ये बात। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से दो हम तत्व ले लें, एक बेरियम ले लिया और एक क्रोमियम ले लिया, ठीक है। दोनों की स्थिति देखिए कहाँ कहाँ आती है। देखिए यहाँ से बेरियम तो आ रहा है यहाँ पे और क्रोमियम आ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। ये तो क्रोमियम रहा हमारा और ये क्या रहा, बेरियम। ऊपर कौन आ रहा है, बेरियम, नीचे कौन आ रहा है, क्रोमियम। अर्थात बेरियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम। मान लीजिए हमने दो तत्व ले लिए यहाँ से, पोटेशियम और बेरियम। क्या ले लिया हमने, पोटेशियम और बेरियम। अगर मान लीजिए इस तरह से दो लेते हैं तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, पोटेशियम त्यागेगा और बेरियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो भी दो तत्व आप जोड़े में लेंगे तो यहाँ से एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। जैसे हमने बात करी यहाँ से जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर में हम बात करें तो जिंक की वैल्यू क्या आती है, -0.76। कॉपर की क्या आती है, +0.344। अर्थात जिंक क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग का, और कॉपर किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण का। क्योंकि सीधी सी बात है, जिंक और कॉपर की हम बात करें तो बच्चों देखो जिंक तो ये रहा और कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा। ऊपर कौन आ रहा है, जिंक। तो इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो ऊपर आएगा, वो किसका काम करेगा, हमेशा एनोड का काम करेगा। ऊपर आने वाला तत्व किसका काम करेगा, एनोड का। जबकि नीचे आने वाला तत्व किसका काम करेगा बच्चों, कैथोड का काम करेगा। क्लियर हुई बात आपको। तो यहाँ से अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एनोड का काम कौन करने वाला है और कैथोड का काम कौन करने वाला है। मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बता दिया है। ली का बाका ना मांगे अलमंजन कर, फिर कैद को नहीं संत प्रभु छापा। यही तो चीज बताई है। तो इसको 4 टुकड़ों में आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं, एक चीज और, क्रियाशीलता के आधार पर जो ऊपर आने वाला तत्व होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक। ऊपर जो तत्व आएगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा, और जो नीचे आएगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से 2-4 तत्व ले लिए, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, और ले लीजिए यहाँ से कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, आपसे कह दिया इसके इन धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आप सबसे पहले इसकी ट्रिक निकालेंगे। ली का बा का ना मांगे, ली का बा का ना मांगे, इस अर्थ में कोई नहीं आ रहा। आगे क्या आता है, अल मन जन कर। तो अल मतलब सबसे ज्यादा ये हो गया, मन मतलब मैग्नीज हो गया, जन जन है नहीं, कर भी नहीं है। फिर कैद को मतलब कोबाल्ट, को नहीं संत प्रभु। अब तो बची कॉपर गया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, एल्युमिनियम, फिर मैग्नीज होगा, फिर कोबाल्ट होगा और फिर कॉपर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है उसकी हम बात करते हैं यहाँ से बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ से बच्चों आपके सामने क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है, क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है। अब बच्चों यहाँ से सबसे पहले तो आप इसकी तरीके को समझिए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो थोड़ा माइंड सेटअप करिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये है अपने पास कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट। इट मीन्स इस विलयन में क्या आयन होंगे, Cu+2 आयन होंगे।
पात्र किसका बन रहा है ये बच्चों? जिंक का पात्र बन रहा है। इट मीन्स रिएक्शन किस किस के बीच में है? जिंक और कॉपर के बीच में। ठीक है, जिंक प्लस Cu+2 आयन। अब आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन है। अब आप ये देखिए कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है कि कॉपर आयन? जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो आयन अवस्था में रहेगा। मैं फिर से कह रही हूँ, जो कैसा होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। जो ज्यादा क्रियाशील वह आयन अवस्था में रहेगा। वो किस में रहेगा? आयन अवस्था में रहेगा। बस इस लाइन को रट लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जिंक और कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कौन है आपको ये किससे पता लगेगा? सारणी से पता लगेगा। देखिए आपके सामने मैंने सारणी रख दी है। ये देखिए सारणी में पहले कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है पहले, और ये आ रहा है कॉपर। सारणी में पहला नंबर किसका आ रहा है? जिंक का आ रहा है। इट मीन्स जो पहले आता है वो ज्यादा क्रियाशील है। जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा क्रियाशील है? जिंक ज्यादा क्रियाशील है। या आप देखिए वैसे भी आप इसको देख सकते हो कि अपने पास जिंक कहाँ है और कॉपर कहाँ है। ये देखिए, ये तो रहा अपना जिंक, है ना, और ये रहा अपना कॉपर। तो जिंक पहले आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है। इट मीन्स जो ऊपर आ रहा है अपना वो ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील कौन है इसमें? जिंक और कॉपर में। जिंक वो किस में रहेगा? आयन में। और इस समय किस अवस्था में? तत्व अवस्था में। ये तत्व अवस्था में है तो जिंक क्या कोशिश करेगा? जिंक क्या करेगा बच्चों? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और किस अवस्था में आ जाएगा? जिंक+2। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे इसको कौन ग्रहण कर लेगा? कॉपर+2 ग्रहण कर लेगा। और जिंक किस में आ गया? जिंक+2 में। और कॉपर किस में चला गया? कॉपर में। बन गया कि नहीं बन गया? इट मीन्स इस पात्र में अभिक्रिया हो गई। जिंक किस में चला गया? +2 में, और कॉपर+2 किस में आ गया? कॉपर है। अर्थात इस विलयन में कॉपर+2 की जगह क्या आने लग जाएंगे? जिंक+2 आयन आने लग जाएंगे और यहाँ से विलयन बदल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? नहीं। उत्तर क्या होगा? देखो बच्चे ये सब नहीं लिखना है आपको, आंसर क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आंसर देखिएगा क्या है? नहीं। कॉपर सल्फेट को जिंक पात्र में नहीं रखा जा सकता। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे? या तो आप लिख दीजिए क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। या साथ में और क्या लिख सकते हैं? या जिंक के मानक, या हम ऐसे लिख देते, या कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान जिंक से अधिक है। भाई जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? ग्रहण करने लगेगा। कितना कितना होता है जिंक और कॉपर का? तो रट लीजिए आप। ये हो गया Zn+2 से Zn कितना होगा? -0.76 वोल्ट। ठीक है बच्चों। और यहाँ से कॉपर का कितना होगा? E0 कॉपर+2 कॉपर, और ये हो गया +0.34 वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से? तो इसका मतलब ज्यादा कौन है? कॉपर ज्यादा है और जिंक कम है। समझ में आ गई बात आपको बच्चों यहाँ से? तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? अगर मान लीजिए उल्टा कह देते, क्या जिंक सल्फेट को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है? देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या है अपना, क्या जिंक सल्फेट को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है? इट मीन्स रिएक्शन किस किस के बीच में है? जिंक+2 और कॉपर के बीच में। यहाँ से जिंक आयन मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा? कॉपर। अब आप अपना श्रेणी लगा लीजिए वही कि जिंक और कॉपर में से सारणी में ऊपर कौन आएगा। तो लीका बाका नामांगे अलमंजन कर, तो जन तो ऊपर रह गया, अर्थात जो ज्यादा क्रियाशील है। सारणी में पहले कौन आ रहा है? जिंक, और वही आयन में रहना चाहिए। तो इनके बीच में अभिक्रिया नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं नो रिएक्शन। इट मीन्स यहाँ रखा जा सकता है। आंसर क्या होगा? हाँ। हाँ के बाद आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता जो होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है, अर्थात कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान अधिक है, अर्थात इसको रखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है जो सारणी में क्या आ जाए बच्चों? ऊपर आ जाए। जो सारणी में क्या है? ऊपर आए, उसमें आयन होना चाहिए। जो सारणी में ऊपर आए वो किस अवस्था में होना चाहिए? आयन में होना चाहिए। बस हमें इतना याद रखना है। जो पहले आ जाए सारणी में, जिंक पहले आता है, आयन में अर्थात रखा जा सकता है। अब देखिए क्या कॉपर सल्फेट को चांदी के पात्र में रखा जा सकता है? ये कॉपर आयन हो गया, इसमें से निकल गया, और ये क्या हो गया? चांदी।
अब देखिए ऊपर कौन आता है, कॉपर और चांदी में से। आप बिल्कुल करके देख लीजिए बच्चों, अपनी सारणी में चेक करिएगा, कॉपर कहाँ आता है ऊपर और चांदी कहाँ आता है नीचे। जो ऊपर आए सारणी में, जो ऊपर आए वो किस में हो, आयन में हो, अर्थात नो रिएक्शन। अगर उनमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो इसको रखा जा सकता है। आप सीधे कह देना सारणी में ऊपर आता है अर्थात मानक अपचयन विभव का मान कम है। ठीक है, जो ऊपर होता है उसका तो कम ही होगा। आगे देखो, क्या मैग्नीशियम सल्फेट को निकल के पात्र में रखा जा सकता है, वही Mg+2 और ये निकल। बच्चों मैं आपको मैग्नीशियम का भी बता दूं, सारणी में कहाँ आता है, ऊपर आता है, निकल कहाँ आता है, नीचे आता है। और जो ऊपर आया वो किस अवस्था में है, आयन अवस्था में, अर्थात यहाँ भी क्या है, नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन है, क्या कॉपर धातु H2SO4 से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है। पहली बात तो मैं सारणी में याद दिला दूं बच्चों आपको कि हाइड्रोजन से नीचे कौन आता है, कॉपर आता है। तो इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील है। तो अगर इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो विस्थापन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ से कॉपर प्लस H2SO4। ठीक है, अब आप इसमें से देखें ज्यादा क्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है भाई। ऊपर आता है ना हाइड्रोजन और कॉपर कहाँ आता है, नीचे। सारणी में देखिएगा आप, अभी भी मैंने आपको सारणी कराई है या फिर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और ये देखिए हाइड्रोजन ऊपर और कॉपर कहाँ है, नीचे है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया ज्यादा क्रियाशील कौन है, ऊपर H है, अर्थात इसका आयन अवस्था में रहना है और इसको इस तरह से रहना है। अगर ऐसी स्थिति है तो क्रिया नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे निश्चित रूप से आप H2SO4 देख रहे हैं किस रूप में है, H+ आयन के रूप में है। ये तो समझ में आ गया ना कैसे है, क्योंकि भैया H2SO4 में ही तो है ये H+ के रूप में है और सल्फेट ये आयन के रूप में है, -2। ये +1 को यहाँ ले जाओगे, -2 को यहाँ ले जाओगे, H2SO4 अम्ल में तो H+ आयन है, अर्थात इस अवस्था में हाइड्रोजन किस में है, H+ आयन में, लेकिन कॉपर नहीं है। और यही स्थिति यहाँ हो रही है, अर्थात इन दोनों के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, अर्थात कॉपर धातु H2SO4 से H2 का विस्थापन नहीं कर सकती। अब बात आती है, क्या जिंक धातु H2SO4 से H2 का विस्थापन कर सकती है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर जिंक धातु और हाइड्रोजन की पोजीशन देखी जाए तो जिंक ऊपर रह जाता है और हाइड्रोजन कहाँ आता है, नीचे आता है सारणी में। देखिए सारणी में, और देखिए ये तो रहा जिंक और ये रहा H2। सारणी में जिंक ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे, अर्थात जिंक किस अवस्था में रहेगा, आयन अवस्था में, और H2 किस अवस्था में रहेगा, केवल H2 में ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, अर्थात जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया होगी अगर, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा आसानी से। क्योंकि जिंक किस अवस्था में रहना चाहिए, जिंक तो आयन अवस्था में रहना चाहिए क्योंकि ऊपर आ रहा है, और H2 किस अवस्था में रह रहा है, H2 की अवस्था में ही रहना चाहिए, अर्थात आयन में कौन रहना चाहिए, +2। जबकि जिंक किस अवस्था में, यहाँ पे आयन नहीं है, अर्थात इस अवस्था में क्या बना देगा, ये आयन बना देगा, और इस अवस्था में क्या बन जाएगा, ये +2 में, और यहाँ से ही किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ अभिक्रिया पॉसिबल है, जबकि ऊपर वाले में अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे विद्युत रासायनिक श्रेणी से डिपेंडेंट, जिसको मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, हम बैटरीज पढ़ेंगे, शुष्क सेल पढ़ेंगे, सीसा संचायक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता दूँ, मैंने इसी चैनल पे 10th क्लास की साइंस की क्लासेस शुरू करी हैं। अगर आपके कांटेक्ट में 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों जिनको आप जानते हो, तो आप इस चैनल से 10th क्लास की वीडियोज़ जो हैं वो उन तक पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 10वीं क्लास की साइंस की वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी। RBSC की करा रहे हैं, जिसके अंदर हिंदी मीडियम भी है और बच्चों इंग्लिश मीडियम भी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की है। जनरल साइंसेस भी इसमें, मतलब साइंस की क्लासेस कह दूं या फिर अपन 10वीं क्लास की कह दें, जनरल साइंस वगैरह जो है चैनल पे आप जाकर और देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। क्लास 10 की साइंस आप सीधे उस बच्चे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।